तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसे ही कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है हड़प्पा सभ्यता। एक नाम से और जाना जाता है, इसे ही जाना जाता है सरस्वती सभ्यता के नाम से, और भी काफी नाम से जाना जाता है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों क्यों कहते हैं, तो दोस्तों अब हमें चलना पड़ेगा पीछे कुछ। वो है 1826 में हड़प्पा गांव के लोग थे, वो ईंटों के मकान बना रहे थे। तो ईंटें कहाँ से निकाल रहे थे, ईंटें वहीं से निकाल रहे थे। तो जब चार्ल्स मेवन थे, उन्होंने देखा और फिर इस बात को अनसुना या अनदेखा कर दिया। उसके बाद दोस्तों आता है कि 1853 से 1856 के बीच, तो हमारे यहाँ 1853 में कुछ हुआ था। तो क्या हुआ था दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा रेलवे ट्रैक यानी पहली रेल चली थी जो, वो चली थी 1853 में मुंबई से ढाणे के बीच। तो रेलवे लाइन बिछ रही थी, यानी रेलवे ट्रैक बिछाई हो रही थी। तो वहां से जब लाहौर से और कराची के बीच रेलवे ट्रैक बन रहा था, तब इसकी खुदाई हुई। तो पता चला कि यहाँ पर कुछ है। तब भी तो दोस्तों ये किसके नेतृत्व में बन रहा था, तो ये बन रहा था अलेक्जेंडर कलिंगन के नेतृत्व में। तो याद रखना दोस्तों, अलेक्जेंडर कलिंगन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1853 से 1856 ईस्वी के बीच में किसके नेतृत्व में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो वो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, वो अलेक्जेंडर कलिंगन के बीच में बिछाई जा रही थी। और उनके संरक्षण में कौन वर्क कर रहा था, यानी कौन कार्य कर रहा था, तो वो कर रहे थे, तो दोस्तों वो थे ब्रैंटन बंधु, जिन्होंने बताया था कि यहाँ पर कुछ है। बट तब भी इनकी बात को अनसुना कर दिया गया था। फिर इसके बाद आता है 1921, जब थे दयाराम साहनी जी और राखलदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी जी कहाँ पर वर्क कर रहे थे, तो वो देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा गांव था वहां की खुदाई को देख रहे थे। और राखलदास बनर्जी जो मोहनजोदारो निकला है, एक स्थल की खोज हुई थी, उसको देख रहे थे। तो इनको राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कहा जाता है, और हड़प्पा के खोजकर्ता कहा जाता है राम साहनी जी को। तो यदि आपसे क्वेश्चन आए कि सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता है उन्हें किन्हें कहा जाता है, तो आपको आपका आंसर होगा कि दयाराम साहनी जी को कहा जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहनजोदारो के खोजकर्ता किसे कहा जाता है, कौन है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता हैं। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि किसके संरक्षण में कार्य कर रहे थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा, आपको याद रखना है, क्योंकि काफी बार पूछा जाता है कई सारे। दोस्तों इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल के संरक्षण में ये दोनों कार्य कर रहे थे। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदारो की खोज कब हुई। तो मोहनजोदारो की खोज हुई थी 1922 में। याद रखना, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1922 में खोज हुई थी मोहनजोदारो की। अब दोस्तों ये फैला कितने क्षेत्र में है, ये देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सिंधु सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, ये कुल कितने देशों में फैली है। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे प्रचलित जो सभ्यता मानी जाती है वो सिंधु सभ्यता ही मानी जाती है। तो ये 3 देशों में है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अपने देश भारत में। 3 देशों में ये सभ्यता फैली है। तो पाकिस्तान में इसके 475 के करीबन स्थल है, और अफगानिस्तान में इसके 2 स्थल हैं, और सबसे ज्यादा जो स्थल है वो है इंडिया में, यानी भारत में 925 स्थलों की खोज की जा चुकी है अब तक। तो अभी जो वर्तमान में बात करें तो लगभग 1500 या उससे अधिक स्थलों की खोज की जा चुकी है। और तब चलते हैं, तब की बात करते हैं, तो तब सबसे पहले 2 स्थल ही खोजे गए थे, जो अभी कहाँ पर आते हैं, ये दोनों स्थल ही अभी पाकिस्तान में आते हैं। ये भी याद रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा स्थल है या फिर मोहनजोदारो है, वो अभी वर्तमान में किस देश में आता है, तो याद रखना दोस्तों ये आता है पाकिस्तान में। अब चलते हैं दोस्तों आगे कि इनकी लंबाई चौड़ाई, ये भारत में
और जम्मू से लेकर महाराष्ट्र तक, और यहाँ पर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान से लेकर ये फैला हुआ है। ये आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है या फिर कितने राज्यों में। तो याद रखना दोस्तों, ये एक पहले तो था राज्य, लेकिन अब बन गया है यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है जम्मू कश्मीर। तो याद रखना दोस्तों, ये फैला है महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, और दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। तो याद रखना दोस्तों, सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं वो खोजे गए हैं गुजरात में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा स्थल सिंधु सभ्यता के भारत में कहां पर खोजे गए हैं, तो वो खोजे गए हैं, ये खोजे कहां पर गए हैं दोस्तों, गुजरात में खोजे गए हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अब दोस्तों आगे और चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन है। तो अब दोस्तों एक और क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो आपको ये याद रखना। और दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, इसकी लंबाई है 1600 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 1400 किलोमीटर की। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तटवर्ती रेखा, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां से ये निकला हुआ है या फिर फैला हुआ है, वहां से तटवर्ती रेखा है तकरीबन 1300 किलोमीटर की। तो 1300 किलोमीटर की समुद्र के या फिर कहीं की नदियों के किनारे से तटवर्ती रेखा है 1300 किलोमीटर। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की तटवर्ती रेखा कितनी किलोमीटर की है। तो ये है 1300 किलोमीटर, आपको याद रखना है। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने के लिए। हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो दोस्तों ये इसमें नगर नियोजन, दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फैक्ट हैं। एक है नगर नियोजन और दूसरा है दोस्तों यहाँ पर जल निकासी। तो नगर नियोजन क्या है। तो दोस्तों आज के समय में हम देखते हैं कि एक सेक्टर बनता है। सेक्टर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उस सेक्टर को एक इंजीनियर डिजाइन करता है। और वो किस हिसाब से डिजाइन करता है, क्योंकि उसकी सड़कें होती है वो चौड़ी चौड़ी बनाता है, और जो सीमेंट जो अंदर का जो स्ट्रक्चर बनाता है कि कहाँ पर मकान होंगे, कहाँ से नालियां जाएंगी, कहाँ पर ये नाले मिलेंगे और यहाँ पर बारिश का पानी नहीं भरेगा। तो व्यवस्थित तरीके से हर एक चीज बनाता है। ऐसे ही तब बात करें कि तब के जो मकान बने थे वो भी ऐसे ही बने हुए थे। शहर की बात करें तो शहर बसा हुआ था दो सेक्टर में, एक था पूर्वी टीला और एक था पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले की विशेषता यह थी कि वो थोड़ी ऊंचाई पर था, जिस पर जो बाढ़ वगैरह का पानी है वो ना आ सके, और जो पूर्वी टीला था वो थोड़े नीचे स्तर पे था कि बाढ़ वगैरह का पानी वहां पर आ सकता था। अब पूर्वी टीला क्यों है विशेष, तो क्योंकि पूर्वी टीले पर जो तब के मंत्री या फिर पुरोहित वगैरह रहते थे, राज पुरोहित रहते थे, वो वहां पर इम्पोर्टेंट लोग रहते थे। और यहाँ पर एक दुर्ग भी था, इसे पश्चिमी टीले को दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ एक पक्की ईंटों की बाउंड्री बनी हुई थी, उसके अंदर ही बसा हुआ था। तो एक कहते हैं किलेबंदी या फिर दुर्ग वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे कुछ व्यवस्था की गई थी कि यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं वो बिल्कुल सेफ रहें, इसलिए ये बनाया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और आता है कि बाहरी इस जो दीवार था, दुर्ग था, इसके बाहरी सिरे पर यानी बाहरी किनारे पर लगी थी पक्की ईंटें, लेकिन अंदर वाले भाग में लगी थी कच्ची ईंटें। अब दोस्तों चलते हैं, तो पश्चिमी टीला तो मैंने बता दिया है आपको। अब चलते हैं पूर्वी टीले पे। तो पूर्वी टीला है, पूर्वी टीले में दोस्तों इसमें एक बहुत 10 मीटर लगभग लंबी चौड़ी सड़कें होती थी। फिर वो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो ये थोड़ा सा नीचे पे बसा हुआ था, इस पर दुर्ग यानी बाउंड्री किलाबंदी नहीं थी। यहाँ पर सैनिक वगैरह और जो व्यापारी रहते थे वो रहते थे यहाँ पर। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि यहाँ पर तो दो भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन एक जगह है धौलावीरा। धौलावीरा में इस नगर नियोजन को 3 भागों में विभक्त किया गया था। तो एक था पूर्वी टीला, एक था पश्चिमी टीला और एक था मध्यमा, यानी मध्य का एक और
जगह थी जिसपे नगर बसा हुआ था, 3 भागों में विभक्त किया गया था। वो एक ही स्थान है, इसलिए आपको आ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थान है सिंधु सभ्यता में, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है धौलावीरा। सिर्फ एक ही स्थान था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों देखते हैं शहर। तो शहर का नगर नियोजन दोस्तों देखने चलते हैं हम मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदारो में दोस्तों सबसे बड़ा शहर या फिर तब की राजधानी रही होगी, इसलिए इसे मोहनजोदारो में बहुत ही बड़ा नगर बसा हुआ था। लगभग माना जाता है कि यहाँ से 30 से 40 हजार लोग यहाँ पर रहते होंगे एक साथ। तो यहाँ की विशेषताएं क्या थी, इस नगर में क्या विशेष था, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप स्लाइड में भी देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लंबी चौड़ी सड़कें थी। यहाँ पर क्या था दोस्तों, बहुत लंबी चौड़ी सड़कें थी। जो मेन सड़क थी वो बहुत ही लंबी चौड़ी थी, लगभग 10 मीटर चौड़ी। और फिर उसके बाद इसमें थी छोटी छोटी सड़कें जो मुख्य सड़क से मिली थी। और इन सड़कों के बीच में भी थी गलियां। और दोस्तों जो घर के स्ट्रक्चर में मकान होते थे वो कहाँ जोड़ते थे दोस्तों, वो जोड़े जाते थे गली पे। लेकिन याद रखना दोस्तों, घर का जो मेन गेट था वो कहाँ पर खुलता था, वो खोले जाते थे गली में खुलते थे। मुख्य द्वार याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि मोहनजोदाड़ो में या फिर सिंधु सभ्यता में मुख्य द्वार कहाँ पर खुलता था। तो मुख्य द्वार मुख्य सड़क पे मत लिख देना, क्योंकि सड़क पे नहीं खुलते थे, ये खुलते थे गली में। सड़कें जुड़ी हुई थी, जो गलियां जुड़ी हुई थी सड़कों से, और सड़क थी मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी, जिसे हम राजपथ कहते हैं, राजपथ पे जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। और याद रखना कि यहाँ पर जब आप थोड़ा घर गली से ऊंचा होता था, सीढ़ी चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ता था, और जब आप अंदर प्रवेश करते थे तो एक दीवार लगी होती थी, जिससे कि ये सेफ्टी के लिए लगी होती थी कि सामने वाला जो भी व्यक्ति आता है उसको कुछ ना दिखे। और फिर इसके बाद दोस्तों होता था वहां पर आंगन। जो साक्ष्य मिले हैं, मैं तो वही बता रहा हूँ कि फिर मिले साक्ष्य, आंगन के साक्ष्य मिले हैं कि आंगन है वहां पर। और आंगन के जस्ट एक साइड में कुआं है, कुएं के एक साइड में नहानी है, यानी स्नान घर है, स्नान घर के बाद रसोई घर है। और दोस्तों फिर जो अदर मकान है उसके साइड में एक सीढ़ी भी लगी हुई थी। लेकिन पूरा मकान से जो आंगन था वो निचले हिस्से में था, क्योंकि पूरे मकान का जो पानी था, ढाल था उसका, पूरे आंगन में गिरता था, और बारिश का पानी था। और फिर उसको निकालने के लिए वहां से एक पाइप गया हुआ था। जो पाइप कहाँ गया था, गली से होते हुए वो पाइप गया था। ये साक्ष्य मिले, ये पाइप गया था नाली में। और नाली कहाँ थी, मुख्य सड़क थी जहाँ, जो जिसमें गली जुड़ी हुई थी, उसमें एक नाली बनी हुई थी। और नाली भी राजपथ से होते हुए एक बाहर निकासी अलग कर दिया जाता है, जैसा बनाया जाता है स्ट्रक्चर वैसा ही बना हुआ था। और दोस्तों इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मकान थे सिंधु सभ्यता के, उसमें कितने लगभग कमरे होते थे। दोस्तों इसमें 5 कमरे हैं। और ये साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मकान को डबल या तिबल, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 मंजिला या 3 मंजिला मकान बनाए जाते थे। तो दोस्तों सीढ़ी के साक्ष्य मिले हैं। वहां की जो सीढ़ियां बनी थी वो बनी थी, वहां पर सीढ़ियां चढ़ने के लिए बनी हैं। तो इससे हमने अंदाजा लगाया कि हो सकता है मकान 2 मंजिला या 3 मंजिला बने हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप समझ गए होंगे, आई होप, कि मकान का स्ट्रक्चर और डिजाइन किस प्रकार से बनाई गई थी। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा स्थान है जिसके जो मुख्य द्वार था वो दक्षिण दिशा में, या कहें कि मुख्य द्वार यानी मुख्य सड़क की ओर खुलता था। मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलता है, ऐसा कौन सा स्थान है। क्योंकि अभी हमने आपको क्लियर बताया कि जो भी गलियों के या मुख्य द्वार होता था वो गली में खुलता था। मुख्य द्वार गली में खुलेगा, लेकिन ऐसी एक जगह थी जहाँ के मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर ही खुलते हैं। ये क्वेश्चन आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ऐसा कौन सा स्थान है जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क पर खुलता था। अब दोस्तों चलते नेक्स्ट आगे। तो अब हम आते हैं इनके जीवन के बारे में।
तो ये क्या खान पीन यानी क्या खाते पीते थे? तो दोस्तों ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। क्यों थे? तो दोस्तों ये शाकाहारी इसलिए थे कि यहाँ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, बहुत बड़े बड़े इनके अन्नागार भी थे। ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिले हैं? गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और दोस्तों एक और यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं, और दूसरा मिला है दोस्तों हमें मछली पकड़ने का सामान मिला है और मछलियां भी मिली है। तो इस साक्ष्य से हमें ये सिद्ध होता है कि ये मछली पालन करते थे, यानी मछली पकड़ते थे, तो मांसाहारी भी थे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। अब दोस्तों हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो खाने पीने के मामले में गेहूं, जौ, चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं। लेकिन दोस्तों एक नोट की बात है कि चावल के साक्ष्य हमें हर कहीं नहीं मिले, सिर्फ एक दो जगह ही चावल के साक्ष्य हमें मिले हैं। तो ये गेहूं और जौ तो खाते ही थे। अब आगे चलते हैं तो ये खरबूज, तरबूज या कहीं खजूर भी लिखा है, खजूर वर्ड भी आया है, तो उसके साक्ष्य भी मिले हैं, तो वो भी खाते थे। और ये खेती क्या करते थे? तो दोस्तों कपास की खेती, कपड़े पहनते थे, कपड़े बनाते थे। तो एक ऊन और कपास ये दोनों खेती करते थे। गेहूं की सीधी सी बात है कि ये गेहूं की खेती भी करते होंगे, क्योंकि जब गेहूं खा रहे हैं, जौ खा रहे हैं, तो उगाते भी होंगे, तो ये खेती करते थे। तो याद रखना कि सिंधु सभ्यता के लोग खेती करते थे, इतने वो सक्षम थे। और बैल या जो भैंसा बैल होता है या फिर पड़ा कहते हैं जिसे हम, भैंसा बैल से ये जुताई करते थे, तो ये खेती भी करते थे। और दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट बनता है कि कपड़ा। तो दोस्तों एक कपड़े में दो वस्त्र पहनते थे, सूती और ऊनी। सूती दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कपास से ही बनता है सूती वस्त्र, तो ये कपास उगाते थे, तो कपास से सूती वस्त्र बनाते थे। लेकिन ये सादे और कढ़ाईदार दोनों के ही साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए। याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता में साक्ष्य मिले हैं वो किन कपड़ों के मिले हैं या क्या पहनते थे? तो दोस्तों यहाँ पर सूती और ऊनी दोनों के मिले हैं, और सादे और कढ़ाईदार कपड़े दोनों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वो इतने सक्षम थे। अब चलते हैं दोस्तों वेशभूषा यानी आभूषण में वो क्या पहनते थे। तो दोस्तों आभूषण में वो गहने भी पहनते थे। गहने का मतलब सोना और मोतियों की माला भी मिली है। और ये मालाएं मिली कहाँ से हैं? तो दोस्तों ये मालाएं मिली हैं जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, या अवशेष का मतलब है किसी को डेथ हो गई या फिर उसको जो अवशेष प्राप्त हुए उनमें हमें ये मिला है साक्ष्य कि उनमें लिपटे हमें आभूषण मिले हैं। किसी पर मोतियों की मालाएं मिली हैं, तो कहीं कहीं पर हमें मिला हुआ है सोना। और इसके बाद भी उसमें भी दोस्तों कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो। दोस्तों आभूषण में यहाँ पर 3 कैटेगरी हमें बताई गई हैं जो हमें यहाँ की खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं। वो मिले हैं दोस्तों किसी की जो डेड बॉडी थी या फिर शरीर था, अवशेष थे, उन पे मिले हैं मिट्टी के बने आभूषण। और दोस्तों कहीं कहीं पर हमें मिले हैं जो बीज वाले लोग थे उनके शरीर पर मिट्टी और कुछ मालाएं मिली हैं जो कि हाथी के दांत वगैरह थे। और जो बड़े तबके के लोग थे उनके जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन पे मिले हुए हैं, हमें जो साक्ष्य मिले हुए हैं उन पर है मोतियों की माला और सोने की मालाएं और हाथी के दांत। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर भी गरीब और अमीर में जो कैटेगरीज थी उस हिसाब से हमें ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्या जगह हैं, यानी जो 7-8 जगह है मेन इम्पोर्टेंट, कहाँ कहाँ खोज हुई है और किस खोज में क्या क्या अभी तक प्राप्त हुआ है हमें। और जहाँ की जो खोज हुई है वो किस खोज, सभी ने अलग अलग खोज की है। हम ये नहीं कह सकते कि सिंधु सभ्यता पूरी सभ्यता के सिर्फ मैन पूरे एक ही खोज करता है, वो है दयाराम साहनी जी। नहीं कह सकते, जैसा कि दयाराम साहनी जी ने सिर्फ हड़प्पा संस्कृति की खोज की है, वहीं मोहनजोदारो की खोज करता है राखलदास बनर्जी। वहीं अलग अलग जगह हैं जिसके अलग अलग लेखक हैं, वो काफी बार पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में और वहां पर क्या क्या इम्पोर्टेंट खास चीजें निकली हैं वो भी हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों। और यदि आप फेसबुक पेज पर जुड़े हो तो प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक करें, और यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो ये वीडियो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर द वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।